Hello students, how are you all? Hope so all of you are fine and happy. Welcome to my YouTube channel, Biology in Seconds. Today we will discuss the principle of superposition. Let's start. किस तरह से हैं और कौन कौन से फिनोमेनास फिर वो शो करती हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. वी विल स्टार्ट फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सुपरपोजिशन का मतलब है वेव्स का आपस में मिल जाना. हमारी बुक में ये बात क्लियरली लिखी जाती है कि फर्ज करें अगर आपस में n वेव्स मिल रही हैं, इफ n वेव्स आर इमर्जिंग विद ईच अदर, और सबका जो मीन से डिस्प्लेसमेंट है वो y1 हो या y, इसका पता क्या मतलब है, सिंपल नोट कीजिएगा. फर्स्ट करें हमारे पास दो वेव्स हैं. दिस इज फर्स्ट वेव, दिस इज ओवर फर्स्ट वेव एंड दिस इज सेकेंड वेव. ये आपस में कुछ यूं मिल जाती हैं कि दिस इज वन वेव, दिस इज सेकेंड वेव. अब जरा नोट कीजिएगा, इनके डिफरेंट पॉइंट्स हैं जो मीन से मूव कर चुके हैं. जैसे कि ये वाला पॉइंट, ये मीन से इतना डिस्टेंस मूव कर चुका है. ये वाला पॉइंट मीन से मूव कर चुका है. ये वाला पॉइंट सबसे ज़्यादा डिस्टेंस पे है मीन से. ये भी सबसे ज़्यादा डिस्टेंस पे है मीन से. वो पॉइंट जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट शो करता है फ्रॉम मीन, स्टूडेंट्स हम उसको एम्पलीट्यूड भी कहते हैं. और अगर अब ये दो वेव्स आपस में मिल जाएं, सुपरपोजिशन हो जाएं, सुपर इम्पोज कर जाएं, तो याद रखिएगा एक ऐसी वेव की फॉर्मेशन होगी जिसमें ये डिस्प्लेसमेंट्स आपस में ऐड हो जाएंगे. ये दोनों क्योंकि अपर डायरेक्शन में थे, तो जब इन दोनों को ऐड किया जाएगा स्टूडेंट्स, तो कुछ ऐसी वेव फॉर्म होगी. नाउ दिस वेव इज सुपरपोजिशन ऑफ दीज टू वेव्स. क्योंकि अगर मैं ये कह दूं ना कि दिस इज y1 एंड दिस इज y2, सो दिस इज बेसिकली y1 प्लस y2. अगर मैं इसी तरह से यूं देखूं कि यही दो वेव्स, कोई और दो वेव्स आपस में इस तरीके से मिल जाएं कि एक वेव यहाँ पर बने और एक वेव यहाँ पर बने, लेकिन वेव की फॉर्मेशन कुछ ऐसी हो कि दिस इज अ वेव और यहाँ सेकंड वेव के तौर पे दिस इज अ वेव, ये वेव हो, तो नोट कीजिएगा दिस इज द एम्पलीट्यूड y1 जबकि दिस इज द एम्पलीट्यूड y2. तो जब इनको सम करके हम रिजल्टेंट निकालना चाहेंगे स्टूडेंट्स, तो नोट करें कुछ ऐसा रिजल्ट गेन होगा. y1 प्लस नहीं माइनस, क्योंकि डायरेक्शन इसकी ऑपोजिट थी, तो हमें कुछ ऐसी वेव गेन होगी. सो नाउ दिस इज y1 प्लस माइनस y2, जिसको हम y1 माइनस y2 भी कह सकते हैं. तो हमने एक सिंपल सी चीज देखी कि जब भी आपस में जितनी भी वेव्स मिलें, तो उन सारी वेव्स के मिलने पे जो रिजल्टेंट होगा, जो उसका नेट डिस्प्लेसमेंट होगा मीन से, वो उन तमाम मिलने वाली वेव्स के डिस्टेंस का सम होगा, उन सारों के एम्पलीट्यूड का सम होगा. स्टूडेंट्स, दिस इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. अब एक बहुत सिंपल सी बात करते हैं.
यहाँ पे एक MCQ की फॉर्म में, एंड दैट MCQ इज which of following is application, which of following is application of principle of superposition, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की एप्लीकेशन क्या है हमने वो अब नोट करनी है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की एप्लीकेशन के मुतालिक MCQ पूछा जा सकता है। Our first option is interference. First option is interference. Our second option is beats. Our third option is stationary waves. Stationary waves. And our next option is all of these. अब जरा ये चीज नोट कीजिएगा कि अगर इन सारों में से बात की जाए तो याद रखिए ये सारी ही एप्लीकेशंस हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की। ये सारे फिनोमेनास वेव्स के आपस में मिलने से बनते हैं। अब हम इस लेक्चर में इन सारों को वक्तन फवक्तन डिस्कस करेंगे। हम स्टार्ट करते हैं इंटरफेरेंस से। सबसे पहली बात कि इंटरफेरेंस क्या होती है। वी विल स्टार्ट विद इंटरफेरेंस। आपने इसको अपनी FSC में कुछ इस तरह से पढ़ा होता है कि अगर आपस में दो वेव्स मिलें कंस्ट्रक्टिवली और डिस्ट्रक्टिवली तो इंटरफेरेंस बनेगी। लेकिन ये कैसे बनती है, क्या कोई खास कंडीशंस भी हैं इसके लिए? तो बिल्कुल हैं। याद रखिए इंटरफेरेंस वो वेव्स कर सकती हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम होती है। वेव्स हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी इंटरफेरेंस फॉर्म करती हैं। उसके बाद अगर देखा जाए तो इंटरफेरेंस कैसे हो सकती है। इंटरफेरेंस के लिए उन दोनों वेव्स को सेम डायरेक्शन में भी मूव करना चाहिए स्टूडेंट्स। उसके बाद इंटरफेरेंस के लिए इन दोनों वेव्स को एक रिडक्शन के साथ साथ कोहेरेंट भी होना चाहिए। कोहेरेंट का मतलब ये होता है, हमने पढ़ा भी था, कांस्टेंट फेज डिफरेंस। इतना गैप अगर तो शुरू में गैप वेव्स के नहीं है तो बाद में भी कहीं पे गैप ना आए, और जितना गैप शुरू में है अगर वही गैप वेव्स में आखिर तक साथ साथ चलता रहे तो दैट इज कॉल्ड कोहेरेंसी। और इंटरफेरेंस तब हो पाती है प्रॉपर अगर मिलने वाली दोनों वेव्स मोनोक्रोमैटिक हों। मोनोक्रोमैटिक मींस सेम नेचर की हों, सेम फ्रीक्वेंसी की हों, तो फिर ये पॉसिबिलिटी है, वरना इंटरफेरेंस नहीं होती। अब इसके अगर मैं टाइप्स की बात करूं तो टाइप्स कौन सी हैं जरा नोट कीजिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरफेरेंस की टाइप्स की। एक का नाम है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसके बाद है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। स्टूडेंट्स अगर इनको मैं फर्दर मेंशन करना चाहूं तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे इनकी डेफिनेशन की, फिर हम बात करेंगे इनके पाथ डिफरेंस की, फिर हम बात करेंगे इनके फेज डिफरेंस की, और ऐसे फिर हम आगे मूव करते रहेंगे। जरा नोट कीजिएगा, जनरली कंस्ट्रक्टिव ज्यादा बड़ी वेव तब बन सकती है अगर वेव का प्रपोर्शन दूसरी वेव के प्रपोर्शन के ऊपर ही लाई करे। मतलब हम ये बात क्लियरली कह सकते हैं कि इफ क्रस्ट falls on crust,
falls on crust, and if trough falls on trough, crust on crust. So if crust falls on crust of the wave या फिर trough falls on trough of the wave, तो फिर इस तरह का केस होगा, उनके एम्पलीट्यूड्स आपस में ऐड होंगे और कंस्ट्रक्टिवली ज्यादा बड़ा एम्पलीट्यूड क्रिएट हो जाएगा, एंड दिस इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। लेकिन अगर इसका उल्ट केस हो जाए, इफ crust falls on trough, अगर क्रस्ट ट्रफ पर फॉल कर जाए, एंड ट्रफ फॉल्स ऑन क्रस्ट, यानी अगर आपस में ऑपोजिट मैनर में वेव्स मिले बिल्कुल इस तरह, तो एम्पलीट्यूड या तो पहले से कम हो जाएगा, और अगर दोनों के एम्पलीट्यूड सेम होते तो रिजल्ट जीरो आ जाता, वेव खत्म हो जाती। दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। हमारे पास इसमें रिजल्ट कुछ इस तरह से डोमिनेंट होता है। अब अगर मैं यहां पर बात करूं कि इनका पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए, what should be the path difference in case of constructive and destructive, तो सुनो याद रखिएगा कि जब भी कंस्ट्रक्टिव की बात की जाएगी तो पाथ डिफरेंस को जो डेल्टा एस है, एस मींस पाथ, डेल्टा एस मींस पाथ डिफरेंस, इसको एन लैम्डा होना चाहिए। एन लैम्डा का मतलब है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ, यानी कि या तो डेल्टा एस हो 0 लैम्डा, 1 लैम्डा या 2 लैम्डा या 3 लैम्डा एंड सो ऑन, फिर आगे लेके चलते। अगर यहां पर देखा जाए तो डेल्टा एस इज इक्वल टू ऑड, दिस इज ऑड फैक्टर, ऑड इंटू लैम्डा बाय 2, या हम इसे कह सकते थे m+1/2 इंटू लैम्डा। अब अगर यहां पर देखें तो ऑड लैम्डा बाय 2 का मतलब है 1 लैम्डा बाय 2, या फिर 3 लैम्डा बाय 2, या फिर 5 लैम्डा बाय 2 एंड सो ऑन। हम इसको यूं भी लेके चल सकते थे। अब बात कीजिएगा फेज डिफरेंस की, कि फेज डिफरेंस क्या होगा। अब जरा फर्दर देखें, हमने कहा था कि लैम्डा को 2 पाई भी कहा जा सकता है। अगर तो मैं उस फार्मूला से बात करूं जहां पर हम फेज डिफरेंस को पाथ में और पाथ को फेज में कन्वर्ट करते थे, तो लैम्डा होता है 2 पाई। तो वेव्स आपस में कंस्ट्रक्टिवली तब होंगी अगर उनका फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2n पाई। 2n पाई का जनरल मतलब है even pi. Even pi means it can be 0 या फिर 2 पाई या फिर 4 पाई और सो ऑन। और अगर यहां पर बात करें तो लैम्डा बाय 2 होता था पाई। हम ये भी तो कह सकते हैं कि डिस्ट्रक्टिव तब होंगी जब उनका फेज डिफरेंस इज इक्वल टू ऑड इंटू पाई होगा। ऑड इंटू पाई, मैं कुछ जनरल लिख रहा हूं आपके आसानी के समझने के लिए, ऑड पाई, जिसको हम मैथमेटिकली यूं लिख सकते हैं पाई या 3 पाई या 5 पाई या सो ऑन। अब जरा नोट कीजिएगा, कंस्ट्रक्टिव में हमारे पास प्लेसमेंट ऑफ वेव कुछ तरह से होती है। पाथ डिफरेंस हमेशा आता है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ, और फेज डिफरेंस हमेशा होता है E1 पाई। जबकि डिस्ट्रक्टिव में इसके लिहाज से ऑपोजिट केस ऑलमोस्ट होता है। हमने यहाँ पे देखा कि इंटरफेरेंस के लिए जो प्रॉपर चीजें थी वो इस तरह से थी। अब एक MCQ यहाँ हमसे पूछा जा सकता है कि एम्पलीट्यूड का और इंटेंसिटी का आपस में क्या लिंक होता है। तो एक बड़ी सिंपल सी बात याद रखिएगा कि जब इन्हीं में
मैं एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी की बात करूं तो दैट विल बी समथिंग लाइक दिस, कि एम्पलीट्यूड का केस क्या होगा, एम्पलीट्यूड का केस, एंड व्हाट विल बी द केस विद रिस्पेक्ट टू इंटेंसिटी। अब अगर तो कंस्ट्रक्टिव की बात की जाती है तो एम्पलीट्यूड हमेशा ऐड होता है, और जब भी डिस्ट्रक्टिव की बात की जाती है तो एम्पलीट्यूड हमेशा माइनस होता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे तो कम हो रहा था और यहाँ पे ऐड। अगर इंटेंसिटी की बात की जाए तो आपने हमेशा एक बात याद रखनी है कि इंटेंसिटी डायरेक्ट होती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर की। अगर किसी वेव की इंटेंसिटी 4 टाइम्स हो रही है तो इसका मतलब है कि एम्पलीट्यूड डबल हुआ था। वो कैसे? मैं इस बात को यूं भी तो लिख सकता हूं कि अंडर रूट ऑफ इंटेंसिटी डायरेक्ट है एम्पलीट्यूड के। अगर इंटेंसिटी 4 टाइम्स हो रही है तो अंडर रूट ऑफ 4 इज 2, एम्पलीट्यूड डबल हुआ होगा। और अगर एम्पलीट्यूड डबल होता है तो 2 का स्क्वायर 4, इंटेंसिटी 4 टाइम्स हो जाएगी। अगर मैं इस केस को यहाँ पर पुट करूँ तो हमारे पास एक बड़ा सिंपल सा लिंक कुछ यूँ आ जाएगा, ज़रा नोट कीजिएगा कंस्ट्रक्टिव में, कि इंटेंसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 इंटेंसिटी प्लस अंडर रूट ऑफ सेकेंड इंटेंसिटी का होल स्क्वायर। I is equal to under root of first intensity minus under root of second intensity का होल का स्क्वायर। दिस इज द रिलेशन, और ये रिलेशन कंस्ट्रक्टिव का पास्ट में एमसीक्यू में पूछा जा चुका है। हमारे पास डायरेक्ट ये फार्मूला ही पूछा गया था पास्ट के अंदर भी। अब देखिए कि हमने सिर्फ इंटरफेरेंस को कितने केसेस में यहाँ पे इजीली डिस्कस कर लिया, किस किस तरह से एमसीक्यूज वो डायरेक्ट हमसे पूछ सकता है कि कैसे कैसे पॉसिबल होंगे। अब इसके बाद जो हमारा मेन फीचर है, जो हमारी सेकंड कंडीशन है, दैट इज बेसिकली बीट्स, के बीट्स कैसे हम प्रोड्यूस करते हैं और कैसे पैदा होती हैं, और उसमें से एमसीक्यूज कौन कौन से आ सकेंगे। तो नोट कीजिएगा, बीट्स तब पैदा होती हैं जब स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होती है, जब स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पॉसिबल हैं। उसके बाद डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, सेम डायरेक्शन, और लास्ट पे नेचर भी सेम होनी चाहिए, तो फिर ये केस पॉसिबल है। अब इसके बाद जरा फर्दर नोट करें, स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, सेम डायरेक्शन और सेम नेचर ऑफ वेव्स हो तो बीट्स पैदा होती हैं। मैं ऐसी दो भी आपस में वेव्स को मिलाता हूं, जैसे दिस इज अ वेव, और इसको हम ऐड कर देते हैं किस वेव के साथ, सेकंड वेव के साथ, जो कि कुछ ऐसे है। आपने नोट किया कि दोनों की डायरेक्शन सेम है, लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी कम है, ब्लू की फ्रीक्वेंसी बमुकाबला इसके बहुत ज़्यादा है। जब ये दोनों आपस में ऐड होती हैं, इंटर रिलेट होती हैं, तो कुछ ऐसी फॉर्मेशन बन जाती है। अब दिस इज अ बीट, जहां पर इसका एम्पलीट्यूड कम है दिस इज लो वॉइस, जहां इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है दिस इज लाउड। लो को हम जनरली फेंट भी कहते हैं।
अ कॉम्बिनेशन ऑफ लाउड एंड फेंट साउंड इज कॉल्ड अ बीट। इसको हम एक असल में बीट कहते हैं। अभी तो दो वेव्स के मिलने से बन रही हैं, का जितनी मर्जी फ्रीक्वेंसी का चेंज हो तो बीट्स पैदा हो जाएंगी। स्टूडेंट्स ऐसा नहीं होता। सबसे पहले अगर देखा जाए तो बीट्स सिर्फ तब बन सकती हैं अगर डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसीज लेस देन 10 हर्ट्ज होगा। अगर तो 10 तक फर्क है तो सुनाई देगा, अदरवाइज बीट्स सुनाई नहीं देती। हमने भी देखा स्टूडेंट्स कि अगर तो हम बीट्स की बात करते हैं तो सेम नेचर की वेव्स जिनमें स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, अगर वो आपस में ओवरलैप कर जाती हैं सेम डायरेक्शन में मूव करते हुए तो फिर बीट्स पैदा होती हैं। और अगर यहाँ से हम देखें, हमने भी कहा भी था, तो एक बड़ी जनरल सी बात कही जा सकती है कि अगर लाउड और अगर साथ ही फेंट साउंड सुनाई देती है तो हम उसको बीट्स कहते हैं। दैट इज कॉल्ड बीट्स। अब अगर जनरली देखें तो कितनी बीट्स पैदा हो सकती हैं, तो आप याद रखिएगा कि अगर तो नंबर ऑफ बीट्स की बात की जाती है तो मैं उसको बीट फ्रीक्वेंसी भी कहता हूं और नंबर ऑफ बीट्स भी कहता हूं, विच इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसीज। उनके फर्क के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे कि एक बड़ी सिंपल सी बात है, कुछ एमसीक्यू यूं पूछा जा सकता है कि टू ट्यूनिंग फॉक्स of frequencies 256 hertz and 251 hertz are sounded together अगर हम उन्हें इकट्ठा साउंड कर देते हैं then number of beats are equal to, फिर वो इक्वल किसके होंगे तो नोट कीजिएगा, अल्फा, बीटा, चार्ली एंड डेल्टा। 1, 2, 5 एंड 10। हमने एक बड़ी सिंपल सी बात देखी कि जो बीट्स पैदा होती हैं उनकी तादाद डिपेंड करती है डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसीज पे। तो सिंपली इनको माइनस कर दें, 256 माइनस 251 इज इक्वल टू 5 बीट्स पर सेकंड हमें सुनाई दिया करेंगे स्टूडेंट्स। अब यहां से एक एमसीक्यू और भी आ सकता है, वो कहता है a tuning fork of frequency, जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, ऑफ फ्रीक्वेंसी 240 हर्ट्ज इज वेक्स्ड। हमने उसको वैक्स लगा दी है। इट्स न्यू फ्रीक्वेंसी इज, इसकी नई फ्रीक्वेंसी क्या होगी, अल्फा, बीटा, चार्ली एंड डेल्टा। अल्फा में कहा जाता है 240 हर्ट्ज ही हो सकती है, लेस देन 240 हर्ट्ज, मोर देन 240 हर्ट्ज
और इसी के साथ डेल्टा है बिकम्स 0। तो स्टूडेंट्स इसी तरह का एमसीक्यू एक और भी आ सकता है, दैट इज अ ट्यूनिंग fork of फ्रीक्वेंसी क्या है जरा नोट कीजिएगा। अ ट्यूनिंग फॉर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी 278 हर्ट्ज इज पॉलिश्ड, उसको पॉलिश कर दिया गया है, इज पॉलिश्ड, इट्स न्यू फ्रीक्वेंसी इज, अब इसकी नई फ्रीक्वेंसी क्या है, इट्स न्यू फ्रीक्वेंसी इज अल्फा, बीटा, चार्ली एंड डेल्टा। अल्फा इज 278 हर्ट्ज जो पहले थी, यानी कि रिमेन सेम। बीटा इज लेस देन 278 hertz. Charlie is more than 278 hertz. और डेल्टा is none of these। अब एक बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स याद रखिएगा हमेशा, और उस कॉन्सेप्ट के बाद हम बीट्स को प्रॉपर एंड कर देंगे। हमारा पहला कॉन्सेप्ट क्या है, वैक्सिंग क्या होती है, एंड सेकंड कॉन्सेप्ट इज कि व्हाट इज पॉलिशिंग, पॉलिशिंग क्या होती है। तो अगर तो वैक्सिंग की बात करें तो स्टूडेंट्स हम ट्यूनिंग फॉर्क की बॉडी के ऊपर वैक्स मोम अटैच कर देते हैं इस तरह से, जिससे उसका मैस अल्टीमेटली ज्यादा हो जाता है। मैस ज्यादा हो जाने की वजह से वह पहले जितना मूव नहीं कर पाता, जिसके रिजल्ट में वैक्सिंग से हमेशा ट्यूनिंग फोर्क या इंस्ट्रूमेंट की फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर जाती है। पॉलिशिंग में क्या होता है, पॉलिशिंग में हम एक ट्यूनिंग फोर्क को पकड़ के प्रॉपर साफ करते हैं, उसको स्मूथन करते हैं, जिससे कुछ रेजिड्यू मैस वहां से उतर जाता है, कम हो जाता है। मैस स्लाइटली कम होने से उसकी मोशन स्लाइटली ज्यादा हो जाती है। इसीलिए हम कहते हैं कि पॉलिशिंग की अगर बात करेंगे तो फ्रीक्वेंसी पॉलिशिंग की वजह से स्लाइटली इंक्रीज कर जाती है। तो अगर देखा जाए, अ ट्यूनिंग फॉर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी 240 हर्ट्ज इज वैक्स्ड, इट्स न्यू फ्रीक्वेंसी इज वैक्सिंग की है, तो फ्रीक्वेंसी को 240 से कम हो जाना चाहिए। तो ओवर करेक्ट आंसर इज लेस देन 240 हर्ट्ज। और अगर पॉलिशिंग की बात करते तो फ्रीक्वेंसी को 278 से ज्यादा हो जाना चाहिए था, सो फ्रीक्वेंसी इज मोर देन 278 हर्ट्ज। मुझे उम्मीद है कि बीट्स सारा आपको समझ आ गया होगा। मैं एक पॉइंट आपसे डिस्कस करूंगा वर्बली, और मुझे आपने उसका आंसर देना है फौरी। तो जरा नोट कीजिएगा हमारा लास्ट एमसीक्यू बीट्स का, मुझे वर्बली सोच के बताइएगा फौरी इसका आंसर क्या हो सकता है। मैं कहता हूं कि टू ट्यूनिंग फॉर्क्स, दो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, टू ट्यूनिंग फॉर्क्स, और उनकी जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज 232 हर्ट्ज एंड 245 हर्ट्ज। और बताइए कि हम कितनी बीट्स सुनेंगे, नंबर ऑफ बीट्स
कितनी होंगी? हमें ऑप्शन दे दी जाती है 7, 8, चार्ली में 13 और डेल्टा में 0। तो बताइए कितनी बीट्स सुनेंगे? अब आपने किया क्या? आपने 4 ही डिवाइड सब्ट्रैक्ट कर दिया इनको। 245 माइनस 232। आपने कहा सर 13 इज द करेक्ट आंसर, लेकिन हम ये बात भूल गए कि बीट्स तो तभी सुन सकते हैं जब वो 10 हर्ट्ज से कम होती हैं। 13 10 से ज्यादा सुन ही नहीं पाएंगे हम। तो हम कितनी बीट सुन पाएंगे? कोई भी नहीं, क्योंकि अब फ्रीक्वेंसी का चेंज 10 हर्ट्ज से ज्यादा हो गया है। तो स्टूडेंट्स, हमने अभी चेक कर लिया कि बीट्स को हमें कितना और पढ़ने की जरूरत है। अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स ओवर लास्ट टॉपिक ऑफ टुडे, दैट इज स्टेशनरी वेव्स। नाम शो कर रहा है प्रॉपर कि स्टेशनरी वेव्स होता क्या है। जैसे कि सिंपल नोट कीजिएगा, ऐसी वेव्स जो अपने सोर्स से दूर नहीं जा सकती, सच वेव्स विच कैन नॉट प्रोपगेट अवे, जो दूर नहीं जा सकती, विच कैन नॉट मूव अवे फ्रॉम किससे? विच कैन नॉट मूव अवे फ्रॉम सोर्स, जहां से वो पैदा हो रही हैं। आप जरा नोट कीजिएगा, हमारे पास ये एक है गिटार स्ट्रिंग। दिस इज अ गिटार स्ट्रिंग विच इज स्ट्रेच्ड एट बोथ एंड्स, जो दोनों एंड से मुकम्मल तौर पे स्ट्रेच है। अब नोट कीजिएगा, स्ट्रेच करने के बाद मैं इसको प्लग करता हूं इस पॉइंट से। प्लग करने पर कुछ ऐसी फॉर्मेशन बन जाएगी हमारे पास कि यहाँ पर ये ऐसे आ जाएगा और यहाँ पे दिस इज समथिंग लाइक दिस, और इसके साथ ही एक ये और ये। आपकी बुक भी कुछ इसी फॉर्म में शो करती है स्टेशनरी वेव्स को। तो क्या लूप की फॉर्म में तैयार होती है? ऐसा नहीं होता। हमें लगता ऐसा है कि वो लूप होती नहीं है, वो एक्चुअल में डिफरेंट पोजीशंस होती हैं एट डिफरेंट टाइम्स। जब आपने इसको यूं प्लग किया तो जब ये वाला पोर्शन नीचे आएगा तो अल्टीमेटली ये पोर्शन ऊपर चला जाएगा, और जब छोड़ देंगे तो छोड़ने पर जब ये पोर्शन ऊपर जाएगा तो ये पोर्शन नीचे आ जाएगा। बेसिकली वेव इज मूविंग समथिंग लाइक दिस। एक ही टाइम पे दोनों जगहों पे नहीं है, डिफरेंट टाइम से, पहले ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे। दिस इज हाउ स्टेशनरी वेव मूव्स। वाइब्रेट करती है लेकिन प्रोपगेट तो नहीं करती, आगे प्रोग्रेस तो नहीं कर रही। आपने अब इसमें क्या नोट किया कि देयर आर फ्यू पॉइंट्स, जैसे कि ये या ये वो पॉइंट्स हैं जो जीरो डिस्प्लेसमेंट शो कर रहे हैं। हम इनको नोड्स कह देते हैं। नोड्स आर दोस पॉइंट्स विच शो जीरो डिस्प्लेसमेंट। और कुछ ऐसे पॉइंट्स भी तो हैं विच शो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। ऐसे पॉइंट्स विच शो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, दोज आर कॉल्ड एंटी नोड्स। हम उनको एंटी नोड्स कह देते हैं। सो हमारे पास जिस तरह से ट्रांसवर्स वेव में क्रस्ट और ट्रफ होते थे, जैसे लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में कंप्रेशन और रेरफेक्शन होते थे, वैसे ही स्टेशनरी वेव में नोड्स और एंटी नोड्स होते हैं। नोड्स आर दोस पोर्शन ऑफ द वेव विच शो परमानेंटली जीरो डिस्प्लेसमेंट, और एंटी नोड्स वो जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को शो करते हैं। स्टूडेंट्स, अगर यहां से हम देखें तो एमसीक्यू आ सकता है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव नोड्स। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive
नोड्स। अब जरा नोट कीजिएगा ऑप्शंस, अल्फा, बीटा, चार्ली एंड डेल्टा। क्या वो डिस्टेंस लैम्डा है, क्या लैम्डा बाय 2 है, क्या 3 लैम्डा बाय 2 है, या लैम्डा बाय 4 है। नोड्स के बीच में देखना है हमने। स्टूडेंट्स नोट कीजिएगा, ये भी एक नोड है और ये भी एक नोड है, तो हम जिस डिस्टेंस की बात कर रहे हैं वो बेसिकली ये वाला डिस्टेंस है। सो दिस इज लैम्डा बाय 2। अगर हमसे पूछता एंटी नोड से नोड तक का डिस्टेंस तो वो होता लैम्डा बाय 4। और अगर हमसे पूछता दोनों लूप्स का तो फिर वो होता लैम्डा। सो लैम्डा बाय 2, लैम्डा बाय 4 एंड दिस इज लैम्डा, प्रॉपर लैम्डा। तो यहां उसने कहा है कि कंसेक्टिव नोड्स में कितना डिस्टेंस होगा, दैट इज लैम्डा बाय 2। ये हमारा बहुत प्रॉपर एमसीक्यू है इस टॉपिक के अंदर से। अब उसके बाद फर्दर देखते हैं स्टेशनरी वेव्स कैसे पैदा हो सकती हैं। क्या ऐसे ही हमने एक तार को पकड़ा और मूव करवा दिया, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस होती हैं व्हेन टू वेव्स ऑफ सेम नेचर एंड सेम फ्रीक्वेंसी मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शंस, तो फिर स्टेशनरी वेव्स फॉर्म होती हैं। हमारे पास अगर वैसे देखा जाए स्टेशनरी वेव्स की टर्म्स में, तो गिटार स्ट्रिंग्स, स्टार स्ट्रिंग्स, इवन फ्लूट के अंदर पैदा होने वाली जो साउंड की वेव्स हैं वो भी स्टेशनरी वेव्स का ही किरदार अदा करती हैं। अगर यहाँ से हम फर्दर देखें स्टेशनरी वेव्स के मुतालिक, तो आप एक सिंपल सी बात नोट कर लीजिएगा। स्टेशनरी वेव्स ऑसिलेट बिटवीन नोड्स। नोड्स तो मूव नहीं कर रहे ना, लेकिन नोड्स के बीच में ये वेव्स ऑसिलेट कर रही हैं। ट्रांसफर ऑफ एनर्जी मैक्सिमम कहां पे होता है, ये एमसीक्यू आ चुका है। इन स्टेशनरी वेव्स, इन स्टेशनरी वेव्स एनर्जी ट्रांसफर is maximum at, मैक्सिमम ट्रांसफर कहां पर है एनर्जी का, क्या नोड पे है, क्या एंटी नोड पे है, क्या बोथ पे है, या फिर मैं डेल्टा में लिख रहा हूं, या फिर नन पे है। तो स्टूडेंट्स अगर तो हम बात करते हैं एनर्जी के मैक्सिमम ट्रांसफर की, तो वो तो एंटी नोड पे होता है ना, क्योंकि सबसे ज्यादा मूव भी वही कर रहा होता है। सो आंसर इज बीटा, एंटी नोड। यहीं से मैं अगर आप कम से और पूछूं तो वो ये भी तो आ सकता है, दिस एमसीक्यू बिलोंग्स टू स्टेशनरी वेव्स, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द वेव is maximum at, kinetic energy of stationary wave, स्टेटमेंट पूरी बोल रहा हूं लेकिन मैं इस तरह से रहा हूं, kinetic energy of stationary wave is maximum, मैक्सिमम होती है कहां पे, नोड पे, एंटी नोड पे, मीन पे, डेल्टा, बोथ ए एंड सी। एक वेव ऐसे ऑसिलेट कर रही है तो बताएं के ई किस पोर्शन में मैक्सिमम होगी। वेव वाइब्रेट यूं कर रही है, सबसे ज्यादा दूर कहां पर जाती है,
एम्पलीट्यूड एंटी नोड पे। तो याद रखिएगा कि पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम एट एंटी नोड। के पर कहा मैक्सिमम होगी? नोड पे। स्टूडेंट्स ये बहुत गलत आंसर है, नोड तो मूव ही नहीं कर रहा। इफ अ पार्ट इज नॉट मूविंग तो उसकी के कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती। नोड के पास किनेटिक एनर्जी नहीं होती। यही एंटी नोड के पार्टिकल्स जब दोबारा मीन पर आते हैं तो इनके पास मैक्सिमम के होती है। बोथ बी ए एंड सी करेक्ट कभी भी नहीं हो सकता। भला क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मीन पर तो के मैक्सिमम है लेकिन नोड इज नॉट मूविंग। नोड मौजूद मीन लाइन पर ही है लेकिन क्योंकि इसकी मोशन नहीं है तो इसकी के जीरो होती है। व्हेन द पार्टिकल्स कम बैक टू द मीन पॉइंट तो फिर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है।